गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी घर पे होंगे, सेफ होंगे। हमने पिछले पार्ट में दादी माँ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ क्यों रखा गया इस पार्ट का नाम? हिमालय, क्योंकि हिमालय से क्या होती हैं, सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियाँ हैं सब हिमालय से निकलती हैं। तो ये इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे और दादा दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि अभी तक तो मैं उन्हें दूर से देखता था। वो बहुत गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी वो नदियाँ जब बहती थी तो। और संभ्रांत महिला की भांति वे ऐसी लगती थी। संभ्रांत का अर्थ होता है बहुत ही अच्छी, और जो अच्छी महिला होती है, जो गुणवान महिला होती है, उनकी तरह ये लगती थी। उनके प्रति, अब बोलते हैं कि उनके प्रति मेरे दिल में बहुत आदर और भाव है इन नदियों के प्रति। ये मुझे माँ, दादी, मौसी, मामी आदि की गोद की तरह इनकी धारा लगती है। जब हम इनमें डुबकियाँ लगाते हैं या मैं जब इनमें डुबकियाँ लगा के नहाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में डुबकियाँ लगा रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतर के विशाल कैसे हो जाती है। उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, ये सब कैसे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि लेकिन इस बार क्या था, जब इन्हें मैं शांत और गंभीर देखता था दूर से, लेकिन जब मैं इनके नज़दीक गया, हिमालय में की तरफ को गया, तो मैंने देखा कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज नदियाँ ये धरती पे आकर, मैदानों में आकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनके भाव, इनका क्या है, उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर, ये राइटर कहते हैं। क्योंकि जब वो पहाड़ों से उतरती नीचे तो बड़ी शांत लगती हैं। नहीं सॉरी, वो बहुत ही, जब पहाड़ों से उतरती हैं बहुत उछलती, कूदती, खेलती हैं, लेकिन जब वो मैदानों में आती हैं तो बड़ी शांत हो जाती, शांत तरीके से बहती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी काली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब राइटर बोलते हैं यहाँ पर कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, चाहे वो बहुत ही काली भी क्यों ना हो, उस पर उतना ध्यान नहीं अटकता मेरा जितना इनके कौतूहल और विस्मय पर अटकता है मेरा। जितना ये पहाड़ों से उतरते हुए, जितना ये इन आवाज़ें करती हैं, खिलखिलाती, हंसती है, पहाड़ी से छल छलाते हुए आती हैं, जो इनकी लीलाएं हैं, जो मैं देखता हूँ पहाड़ों से उतरते हुए, ये देखते ही बनती हैं मुझे, मैं इन पर ध्यान मेरा अटक जाता है। लेकिन मैदानों पर आकर ये बहुत शांत हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। अब राइटर बोलते हैं कि ये नदियाँ ऐसी जा रही हैं, इतनी तेज़ी से जा रही हैं, ये कहाँ भाग रही हैं और इनका लक्ष्य क्या है, इतनी बेचैन क्यों है, ये वो अपने मन में सोचते हैं। और कहते हैं कि इतना विराट महान पिता जो इनके हिमालय हैं, उनका प्रेम पाकर भी इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ है। इन्हें और क्या चाहिए, इनकी प्यास कहाँ मिटेगी, वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि हिमालय की इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उनमें इतनी बर्फ़ होती है, उनकी इतनी, उससे भी इनकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो इनका क्या लक्ष्य है, वे जानना चाहते हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरजब्द उत्पत्तिकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो बोलते हैं कि जब बर्फ़ पिघल के, इन्हीं जो बर्फ़ पिघलती है ना, जब वो नदियों में ही समा जाती है, तो वो बोलते हैं कि जो बर्फ़ पिघल कर पहाड़ियाँ जो नंगी हो गई हैं, छोटे छोटे, उनमें पेड़ पौधे हरे भरे, हरा भरा घाटियाँ हैं, जो इधर घाटियों में हरे छोटे छोटे से पेड़ पौधे, और घाटियों में जो भी छोटे छोटे हरे भरे पौधे, छोटे फूलों वाले जो उगे हैं ना, तो इनकी जो लीला है वो देखने को ही मिलती है। और ये घाटियाँ इनका घर हैं।
इन नदियों का घर है, वे ऐसा बोलते हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तब जब वो बोलते हैं इन घाटियों से, इन हरी भरी घाटियों से जब ये निकलती हैं, अपना घर होता है इनका, ये घाटियों को इनका घर कहा गया है लेखक ने। तो वो बोलते हैं जब इन घाटियों से ये निकल जाते हैं तो उसके बाद ये देवदार, चीड़, सरो, जो ये सब सारे पेड़ हैं पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, तो इनके जंगलों से जब वो गुजरते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर उन्हें मौका मिल जाता होगा अपनी पुरानी बातों को याद करने का, कि हम हिमालय पर्वत की और उनकी घाटियों की जो भी है उनकी बातों को याद करने का उनको मौका मिल जाता होगा इनके जंगलों में आकर। कौन जाने बुढ़ा हिमालय इनकी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और क्या रखा ही क्या है। तो वो बोलते हैं कि हिमालय पर्वत जो है हमारे उत्तर दिशा में स्थित है ना, तो वो इतने वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हिमालय, उन्हें सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत है। तो ये बोलते हैं कि इनकी बेटियां जो हैं, ये नदियां, ये इनके लिए कितना सिर अपना, कितना इनको पानी देता होगा, कितना अपना सर धुनता होगा इनके लिए। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर विराट मौन के सिवाय इनके पास और क्या रखा ही क्या है। तो वो बोलते हैं कि इनके पास जाकर देखो उत्तर में, तो क्या है, हिमालय के मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। नेक्स्ट, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो अब यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी नदियाँ और ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये सिंधु ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदियाँ हैं ना। तो ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, गंगा, सरयू, ये सब क्या होती हैं, हिमालय की छोटी छोटी बेटियाँ इनको माना गया है। तो इनके सामने क्या लगती हैं, ये नाचते हुए जैसी प्रतीत होती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो सिंधु ब्रह्मपुत्र इनके सामने कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र में की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र से पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। तो बोलते हैं हिमालय पर्वत का दिल, मतलब उनकी जो एक एक बूंद है जो पानी की, जो इकट्ठा हो होकर इन नदियों के सहारे समुद्र में जाती है। तो बोलते कितनी सौभाग्यशाली, कितने लकी हैं वो समुद्र जिनमें इन पर्वतराज का, हिमालय पर्वत की नदियाँ जो बेटियाँ माना है इनको, उनमें जो इनका जल समाता है, उन्हें इनका हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। तो वो बोलते हैं कितने सौभाग्यशाली हैं वे समुद्र जहाँ इन हिमालय का पानी जाता है, समा जाता है। क्या होता है, हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं वे सब आखिर में मैदानों में आकर समुद्र में समा जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि वो बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चा बनकर ये कैसे खेलना करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब तो यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं, वे कहते हैं कि जिन्होंने इनको पहाड़ी क्षेत्रों से आते हुए नहीं देखा होगा, सिर्फ मैदानों में ही देखा है, तो वे सोच भी नहीं सकते ये पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे खिलखिलाते हुए, कैसे उफनते हुए आती हैं। तो वे लोग शायद अपने ख्याल में भी नहीं सोच सकते हैं कि बूढ़े हिमालय की जो बच्चियां हैं ना, जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ आती हैं, इनकी जो बच्चियां हैं, ये कैसे ही नंग धड़ंग तरीके से हंसते खेलते खिलखिलाते हुए मैदानों तक आती हुई सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ देखा है, तो मैं ये सब सोच सकता हूँ। तो इनका आकर्षण देखने को भी मिलता है। और वो बोलते हैं कि हिमालय को क्या कहते हैं, समुद्र का ससुर कहा गया है, समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं, मैं इनको क्या कहता हूँ, हिमालय का दामाद समुद्र को माना है, क्योंकि उनकी बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका समुद्र को ही मिलता है। समुद्र में इन नदियाँ समा जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे को कोई संकोच नहीं होगा हिमालय को समुद्र इनका दामाद कहते हुए, मुझे कोई संकोच नहीं होगा। वो बोलते हैं कि हिमालय समुद्र का ससुर है। नेक्स्ट देखिए, कालिदास की विरही यक्ष में
अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें अवश्य पाकर ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। अब यहाँ पर कालिदास के की जो महाकाव्य है मेघदूत, उसके बारे में बताया गया है। कालिदास बहुत बड़े कवि थे, तो उनकी जो एक महाकाव्य था मेघदूत, उसमें क्या था, वेत्रवती नदी के बारे में विरही यक्ष ने जो उनकी प्रेयसी थी उनके बारे में बताया गया है। तो कहते हैं जिस तरह से वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिपादन दिया है, उसी तरह वे बोलते हैं कि इन चंचल नदियों को भी जब आसमान से बूंदें टपकती हैं तो इनका प्रेयसी माना है उनको। वो बोलते हैं जब इन चंचल नदियों में ऊपर से जब आसमान से जब बारिश होगी, वर्षा होगी, तो इन दोनों का मिलन होगा। यह बात इस चंचल नदी को देखकर अचानक याद। अब वो कहते हैं कि ये बात मुझे कैसे याद आई, इन चंचल नदियों को देखकर याद आई। जैसे ही बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते हुए जाना विरही यक्ष ने बोला था मेघदूत में, तो उसका प्रेयसी माना था। उसी तरह बोलते हैं ये कि इन चंचल नदियों में भी जब आसमान से बूंदें टपकेंगी, आसमान से बारिश होगी, तो इनका जब मिलन होगा तो उन्हें भी कितना अच्छा महसूस होगा, कितना अच्छा उन्हें अपना प्रेम पाकर उन्हें कितना अच्छा महसूस होगा। वे बोलते हैं महाकवि बोलते हैं कि इन नदियों का सचेतन रूप पसंद है। वो बोलते हैं इनका जो ये इनके अंदर ये बुद्धि है, ये नदियों की जो अपने जो कलाएं दिखाती हैं, ये महाकवि को बहुत पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। तो वे बोलते हैं कि कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती नदी के प्रेम का प्रतिपादन देते हुए विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी। उसी तरह वह नदियों को देखकर उनको याद आया कि जैसे ही नदियाँ इन बारिश की बूंदों और समुद्र से मिलेंगी तो उन्हें भी अपना प्रेम मिल जाएगा। तो बोलते ये चीज़ें तो मैंने देखी हुई हैं तब मुझे पता है, लेकिन जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा है, इनको मैदानों में जुदा जुदा देखा है, तो वे इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे, वे ये चीज़ें नहीं समझ और सोच पाएंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर कौन थे? बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, पत्रकार भी थे और वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने नदियों के बारे में क्या बोला है कि वे माता हैं, और वो बोलते हैं कि अगर नदियों को माँ का रूप दिया है तो सबसे पहले उन्हें बेटियों का रूप भी दे दिया जाए तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलकर हम इन्हें प्रेयसी की भावना से करें तो कैसे होगा। और आगे चलकर वो बोलते हैं कि इन्हें प्रेमिका का रूप भी दे दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ममता का एक और भी धागा है, यह तो ममता का एक और धागा भी है। जो प्रेयसी होती है वो भी ममता का ही एक रूप है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकें। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदी को दिया है। अब नदियों को क्या है, बहन का स्थान भी बहुत सारे कवियों ने दे रखा है। कोई इन्हें माता बोलता है, कोई इन्हें प्रेयसी, कोई बेटी, तो कोई इन्हें बहन। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, जो लिंग तिब्बत की बात है, जो बोलते हैं एक दिन मेरे मन में भी काका कालेलकर बोलते हैं मेरे मन में भी एक ऐसी बात आई जो कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठा था। अब बोलते हैं राइटर यहाँ पर कि मेरा मन एक दिन बहुत ढीला था, मैं यहाँ पे बोलते हैं एक दिन मेरी तबीयत थोड़ा ढीली थी, मन उचड़ा हुआ था, तो मैं सतलज नदी के किनारे बैठा था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए थे, मैं पानी में पैर लटकाए हुए हिलाते हुए वे थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल से असर डाला। तो क्या हुआ, जैसे पैर अपने लटकाए नदी में, तो ऐसे पैर लटकाए हुए नदी का पानी जब उनके पैरों को छू रहा था और उनका तन और मन ताज़ा हो गया, तो वे ये गाना गुनगुनाने लगे। कौन सा गाना गुनगुनाने लगे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तो बोलते हैं ये सतलज नदी बहन तुम्हारी लीला क्या है, अनोखी है। तुमसे मन हटाने का मन ही नहीं करता है, मेरा मन मुद्रित हो गया है तुम्हें देखकर। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम्हारा गुणगान करता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, वो बोलता है तुम बेटी और हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, लेकिन हिमालय क्या है, चुपचाप खड़ा रहता है, वह शांत है, मौन है। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुमत अद्भुत छाप है हिमालय। वो कहता है कि प्रकृति नदी का जो चित्रित पट है, जो अनुपम अद्भुत रूप है, जो हिमालय की जो छाप है,
वे बोलते हैं कि हिमालय की जो छाप, अद्भुत छाप है, वो तुम नदियों में है। और जय हो सतलज बहन तुम्हारी, वो बोलते हैं सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी लीला अनोखी है। आपके हिमालय की बेटियां पार्ट में इतना ही इसका सारांश था। आप सभी खुद भी रीडिंग करेंगे और ख़ुद भी इस पार्ट को ध्यान से समझेंगे और खुद रीडिंग करके समझेंगे।